नमस्ते। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो थोड़ा भारी भरकम लगता है। मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल। हाँ, लेकिन असल में ये हम सबकी कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे इंसान किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मतलब अर्थशास्त्र का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि समझने का एक तरीका है कि कोई समाज कैसे तरक्की करता है या क्यों पीछे रह जाता है। और इसी को समझने के लिए हमारे पास कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के कुछ नोट्स हैं। ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। जी। तो हमारा मिशन ये है कि हम इन सवालों के पीछे छुपे असली मतलब को पकड़ें और इसे एक दिलचस्प बातचीत में बदल दें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये मानव पूंजी निर्माण आखिर है क्या? आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि एक देश की आबादी उसका हार्डवेयर है, अच्छा। लेकिन बिना सही सॉफ्टवेयर के, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल्स के, वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। दिलचस्प। तो मानव पूंजी निर्माण एक तरह से उस हार्डवेयर पर सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस 100 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तकनीकी रूप से कहें तो ये इंसानों पर किया गया वो निवेश है, चाहे वो शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर या ट्रेनिंग पर, जो उनकी काम करने की क्षमता और कमाई दोनों को बढ़ाता है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। इससे बात एकदम साफ हो जाती है। जी। और अल्प विकसित देशों के लिए, जहां संसाधन पहले से ही कम हैं, ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि यही वो निवेश है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। देखिए, इन देशों के पास शायद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या प्राकृतिक संसाधन कम हो, लेकिन उनके पास लोग हैं। हाँ, और जब आप इन लोगों को शिक्षित और स्वस्थ बनाते हैं तो एक कमाल का चक्र शुरू होता है। कैसा चक्र? कि उत्पादकता, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक कुशल और स्वस्थ व्यक्ति एक अकुशल व्यक्ति से कहीं ज्यादा और बेहतर काम करता है। और जब ज्यादा लोग बेहतर काम करते हैं तो जाहिर है पूरे देश का आर्थिक विकास तेज होता है। मुझे लगता है शिक्षित लोग नई तकनीक को भी जल्दी अपनाते होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वे न सिर्फ तकनीक अपनाते हैं बल्कि नई तकनीक बनाते भी हैं। अच्छा। इससे अर्थव्यवस्था में इनोवेशन आता है, और इसके साथ ही जब लोगों के पास कौशल होता है तो उन्हें बेहतर नौकरियां मिलती हैं, जिससे गरीबी कम होती है। सही कहा। और यह सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। शिक्षा समाज में जागरूकता लाती है, लोग अपने अधिकारों को समझते हैं और सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है। तो यह एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। यहाँ एक दिलचस्प तुलना की गई है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के बीच। जी। मतलब इंसानी हुनर और मशीनों या इमारतों के बीच। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? ये इस विषय का सबसे दिलचस्प पहलू है। भौतिक पूंजी जैसे मशीनें, इमारतें या पैसा, ये सब चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, आप इन्हें खरीद बेच सकते हैं, ये दिखाई देती हैं। लेकिन मानव पूंजी, किसी डॉक्टर का ज्ञान, एक कारीगर का हुनर, एक इंजीनियर की सोच, ये अमूर्त है। वो तो इंसान के अंदर होती है। बिल्कुल, ये उस इंसान के अंदर है। और शायद सबसे बड़ा फर्क ये है कि एक मशीन समय के साथ पुरानी होती है, उसकी कीमत घटती है, जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। एकदम सही। लेकिन मानव पूंजी यानी आपका ज्ञान और हुनर समय के साथ बढ़ सकता है। ये एक ऐसा निवेश है जो पुराना नहीं होता, बल्कि तजुर्बे के साथ और बेहतर होता जाता है। इसी वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियों पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग पर बनी हैं। जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। जी। एक मशीन उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकती है, लेकिन एक कुशल इंसान उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाता है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मानव पूंजी सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री से ही बनती है या इसके और भी स्रोत हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे क्या एक मैकेनिक जो सालों के तजुर्बे से काम सीखता है, वो भी मानव पूंजी का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल है। हमारे स्रोत इसके कई स्रोत बताते हैं। सबसे पहला और जाहिर है शिक्षा। ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य। अगर कोई स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी डिग्री काम नहीं आएगी, इसलिए स्वास्थ्य पर किया गया खर्च भी एक निवेश है। तीसरा है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, जो किसी खास काम के लिए जरूरी कौशल देता है। और जो मैंने मैकेनिक का उदाहरण दिया, वो शायद ऑन द जॉब ट्रेनिंग और अनुभव में आता है। बिल्कुल। काम करते करते सीखना शायद सबसे असरदार तरीका है। असल काम का तजुर्बा ही अलग होता है। सही कहा। इसके अलावा प्रवास या माइग्रेशन भी एक स्रोत है। जब लोग बेहतर मौकों के लिए दूसरी जगह जाते हैं
तो उनकी आय और कौशल दोनों बढ़ते हैं। तो ये सभी स्रोत मिलकर एक व्यक्ति को ज्यादा उत्पादक बनाते हैं। हाँ, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेहतर स्वास्थ्य से सीखने की क्षमता बढ़ती है और बेहतर शिक्षा से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है। तो ये तो साफ है कि मानव पूंजी किसी भी देश के लिए एक सुपर पावर की तरह है। लेकिन अगर ये इतना ही जरूरी है तो हम इसमें और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे स्रोत कुछ बहुत बड़ी रुकावटों की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, और ये रुकावटें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है हमारी विशाल जनसंख्या। अच्छा। बढ़ती आबादी के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। हमारे संसाधन सीमित हैं, जिससे हर किसी तक अच्छी गुणवत्ता वाली सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। मतलब स्कूल तो हैं, लेकिन एक क्लास में 80 बच्चे हैं, तो टीचर हर किसी पर ध्यान कैसे देगा? आपने समस्या की नब्ज पकड़ ली। तो यहाँ सिर्फ भीड़ की बात नहीं है, गुणवत्ता की भी है। यही गुणवत्ता का संकट है। यही हमारी दूसरी समस्या है, कम शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसी से जुड़ी तीसरी समस्या है गरीबी। गरीब परिवार अपने बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाते और ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और एक समस्या जो मुझे हमेशा बहुत परेशान करती है वो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन को ऐसे समझिए कि देश अपनी सबसे अच्छी मिट्टी, खाद और पानी लगाकर एक पौधा उगाता है, और जैसे ही उस पर फल लगने का समय आता है, कोई और देश आकर उसे अपने बगीचे में लगा लेता है। बिल्कुल। हमने एक IIT इंजीनियर को तैयार करने में लाखों खर्च किए और इसका फायदा सिलिकॉन वैली को मिल रहा है। ये देश के निवेश का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा असमान अवसर भी एक बड़ी चुनौती है। शहरों में तो फिर भी ठीक-ठाक स्कूल और अस्पताल मिल जाते हैं, लेकिन गांव की हालत आज भी बहुत अच्छी नहीं है, और इन सब के ऊपर सरकारी योजनाओं को लागू करने में कमजोरियां। मतलब योजनाएं कागज पर तो अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते उनका असर कम हो जाता है। और इन चुनौतियों के साथ क्या शिक्षा के अपने अंदर भी कोई समस्याएं हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की भारी कमी, शिक्षकों की कमी और स्कूलों में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का ना होना। सामाजिक कारणों से खासकर लड़कियों की पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, और जो बच्चे स्कूल पहुंच भी जाते हैं उनमें से कई बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसे हम ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। जी। तो ये एक बहुस्तरीय समस्या है। अब अगर हम समाधान की बात करें तो हमारे स्रोत भारत में मानव पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं? समाधान भी बहुस्तरीय ही है। सबसे पहले तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना होगा। सिर्फ स्कूल खोलना काफी नहीं है। नहीं, उनमें अच्छे शिक्षक, अच्छी किताबें और अच्छा माहौल देना होगा। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं को हर गांव तक पहुंचाना होगा। और तीसरा उपाय शायद कौशल विकास से जुड़ा है। हाँ, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई एक अच्छा हुनर सीखकर अच्छी जिंदगी जी सकता है। मुझे लगता है छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा जैसी योजनाएं भी इसमें बहुत मदद करती हैं, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर गरीब परिवारों के लिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि शहरी ग्रामीण अंतर कम हो। और अच्छे शिक्षक और पोषण कार्यक्रम, ये तो इस पूरी इमारत की नींव है। जैसे मिड डे मील। अच्छा पोषण बच्चों के शारीरिक और दिमागी विकास के लिए अनिवार्य है। अब इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं, कोई व्यक्ति महज एक व्यक्ति से एक संसाधन कैसे बन जाता है? ये पूरी प्रक्रिया क्या है? ये इस पूरी बातचीत का सार है। एक व्यक्ति मानव संसाधन तब बनता है जब समाज उस पर निवेश करता है। शिक्षा उसे ज्ञान और सोचने की शक्ति देती है। स्वास्थ्य उसे लंबे समय तक और पूरी क्षमता से काम करने लायक बनाता है। प्रशिक्षण उसे किसी काम में माहिर बनाता है। तो जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं, तब वो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवान बन जाता है। बिना निवेश के जनसंख्या एक बोझ हो सकती है, लेकिन सही निवेश से वही जनसंख्या देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यहाँ पर साक्षरता और शिक्षा के बीच का अंतर समझना भी जरूरी लगता है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं ना? हाँ, ये एक बहुत जरूरी अंतर है। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की बुनियादी क्षमता, मतलब अपना नाम लिख पाना या कुछ पढ़ पाना। जी, ये ज्ञान की दुनिया का दरवाजा खोलने की पहली चाबी है, लेकिन शिक्षा उस दरवाजे के अंदर की पूरी दुनिया है। अच्छा। शिक्षा में ज्ञान, विश्लेषण करने की क्षमता,
कौशल का विकास और एक बेहतर इंसान बनना सब कुछ शामिल है। साक्षरता एक टूल है और शिक्षा उस टूल का सही इस्तेमाल सिखाती है। तो जाहिर है इतने बड़े स्तर पर शिक्षा देने के लिए एक अच्छी योजना मतलब प्लानिंग की जरूरत होगी। शिक्षा में नियोजन क्यों इतना जरूरी है? कि कहाँ कितने स्कूलों की जरूरत है, कहाँ विज्ञान के कॉलेज चाहिए और कहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। इससे संसाधनों का सही बंटवारा होता है। सही और संतुलित बंटवारा होता है। योजना ये सुनिश्चित करती है कि विकास का फायदा सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के हर कोने तक पहुंचे। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ मिलकर देश की आर्थिक समृद्धि में कैसे योगदान देता है? मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि का सीधा संबंध क्या है? इनमें सीधा और बहुत गहरा संबंध है। ये एक इंजन की तरह है जो पूरे देश को आगे खींचता है। कैसे? जब आपके पास कुशल और शिक्षित लोग होते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं, जिससे देश की उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, वर्कफोर्स होती है तो वो वैश्विक बाजार में दूसरे देशों से मुकाबला कर पाती है। बिल्कुल, ये सब मिलके देश को आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए मानव पूंजी में किया गया निवेश किसी भी देश के भविष्य के लिए किया गया सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद निवेश है। आखिर में सरकार की भूमिका पर आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप क्यों जरूरी है? इन्हें पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, ये हर नागरिक का अधिकार है। प्राइवेट सेक्टर हमेशा वही निवेश करेगा जहां उसे फायदा दिखेगा, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी समाज के हर वर्ग के प्रति है, खासकर उन गरीब और पिछड़े लोगों के प्रति जो महंगी प्राइवेट शिक्षा या इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। जी, केवल सरकार ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि देश के दूर दराज के गांव में भी स्कूल हो और हर बच्चे को पढ़ने का समान अवसर मिले। और भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? क्या सिर्फ लोगों को नौकरी के लिए तैयार करना ही इसका लक्ष्य है? नहीं, इसका उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बेशक रोजगार के योग्य बनाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ भारत में शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना, उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और उन्हें बदलते समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। तो ये एक ऐसा नागरिक बनाने का प्रयास है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से उत्पादक हो बल्कि सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार हो। बिल्कुल सही। तो आज हमने मानव पूंजी निर्माण की पूरी यात्रा को समझा। ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसके रास्ते में क्या रुकावटें हैं और हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। ये बातचीत सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं थी, बल्कि हमारे समाज के भविष्य के बारे में थी। इन सभी स्रोतों का एक गहरा संदेश यही है कि लोगों में निवेश करना केवल एक आर्थिक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की नींव है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न पीढ़ियों तक मिलता है। और अब सोचने के लिए एक विचार। इन स्रोतों में औपचारिक शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच मतलब क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या? भविष्य की अर्थव्यवस्था में जहां ऑटोमेशन कई पारंपरिक नौकरियों की जगह ले रहा है, मानव पूंजी की अवधारणा में ये कौशल कैसे फिट होंगे और कोई देश इनमें औपचारिक रूप से कैसे निवेश कर सकता है? नमस्ते।